रिच डैड पुअर डैड अध्याय 10। और ज़्यादा चाहिए कुछ काम जो आपको करने चाहिए। हो सकता है कि कई लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट न हो। उनकी नज़र में यह फिलॉसफी ज़्यादा है और उसमें काम की बातें कम है। मैं ये मानता हूँ कि फिलॉसफी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ही काम की बातें। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं परंतु करते कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगा कि मैं दोनों प्रकार के लोगों का संयोग हूँ। मैं नए विचार को पसंद करता हूँ और मैं काम करना भी पसंद करता हूँ। तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ मार्गदर्शन बातें जानना चाहते हैं, मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं करता हूँ। आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में अवकाश लें और ये आकलन करें कि कौन सी चीज़ काम आ रही है और कौन सी चीज़ काम नहीं आ रही है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज़ करते चले जाएं और अलग परिणाम की अपेक्षा करें। जो सफल नहीं हो रहे हैं वह करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोज करें। नए विचारों की तलाश करें। नए निवेश के विचारों के लिए मैं पुस्तक की दुकानों में जाता हूँ और अलग अलग और अनूठे विषय पर पुस्तकें ढूंढता हूँ। मैं उन्हें फॉर्मूलों का नाम देता हूँ। मैं कैसे करें पुस्तक उस फॉर्मूले के लिए खरीदता हूँ जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। उदाहरण के लिए मैंने एक पुस्तक की दुकान में जो जोएल मोस्टोविच की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन देखी। मैंने वह पुस्तक खरीदी और पढ़ डाली। तत्काल काम करो। अगले गुरुवार को मैंने बिल्कुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया था। मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया था। वकीलों के ऑफिसों या बैंक में मैंने रियल एस्टेट के सौदों के साथ भी वही किया है। ज़्यादातर लोग तत्काल कदम नहीं उठाते हैं, या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया नया फॉर्मूला गलत है और उसका अनुसरण करना बिल्कुल बेकार है। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरा 16% का फॉर्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल मैंने उसकी बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके नहीं देखा था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वह किया हो। जो आप करना चाहते हैं उन्हें लंच पर ले जाएं, उनसे टिप्स लें, व्यवसाय की बारीकियां समझें। अपने 16% के प्रमाण पत्रों के लिए मैं काउंटी टैक्स ऑफिस गया और मैंने वहां पर काम करने वाली सरकारी कर्मचारी को खोजा। मैंने यह पाया कि वह भी इनमें निवेश करती है। तत्काल ही मैंने उसे लंच का न्योता दिया। उसने रोमांचित होकर मुझे यह समझा दिया कि इसे कैसे करना है और उसने अपना पूरा ज्ञान मेरे सामने परोस दिया। लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वे जगह दिखाई जहाँ मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से 2 बड़ी जायदादों को पा लिया था और मैं तब से उन पर 16% की दर से ब्याज कमा रहा हूँ। मुझे पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, कदम उठाने में 1 दिन लगा, लंच में 1 घंटा लगा और 2 बड़े सौदे करने में केवल 1 दिन लगा। कक्षाओं में भाग लें और टेप खरीदें। मैं अखबारों में नई और रोचक कक्षाओं की खबर खोजता रहता हूँ। इनमें से कई तो मुफ्त होती है या उनकी फीस बहुत कम होती है। मैं जो सीखना चाहता हूँ उस विषय पर मैं महंगे सेमिनारों में भी जाता हूँ। मैं इसलिए अमीर हूँ और मुझे इसलिए नौकरी करने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह के पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे ये बताया करते थे कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा हूँ। वे आज भी वही काम कर रहे हैं, हमेशा ऑफर देते रहे। जब भी मैं कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चाहता हूँ तो मैं कई प्रॉपर्टी देखता हूँ और सामान्यतः एक ऑफर लिख देता हूँ। अगर आप नहीं जानते कि सही ऑफर क्या होना चाहिए तो मैं नहीं जानता। यह तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे ऑफर का कड़ा देते हैं
मैं यथासंभव कम से कम काम करता हूँ। मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वह, उसका एजेंट और मैं गए और हमने 6 अपार्टमेंट हाउस देखे। 4 तो घटिया थे, परंतु 2 अच्छे थे। मैंने उससे कहा कि वह सभी 6 पर ऑफर लिखे और मालिकों को द्वारा मांगी गई कीमत से आधी का ऑफर दे। यह सुनते ही उसे और एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उनके हिसाब से यह बदतमीजी होती और इससे मकान मालिक को बुरा लग सकता था। परंतु मैं वास्तव में नहीं सोचता कि एजेंट इतना कठोर श्रम करना चाहता था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेहतर सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने कभी कोई ऑफर नहीं दिया और वह आज भी सही कीमत पर सही सौदे के लिए भटक रही है। आज आप नहीं जानते कि सही कीमत क्या है, जब तक कि सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरी प्रॉपर्टी न हो। ज़्यादा बेचने वाले बहुत ज़्यादा कीमत मांगते हैं। ये दुर्लभ भी है कि कोई बेचने वाला वास्तव में ऐसी कीमत मांगे जो वास्तविक मूल्य से कम हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऑफर देना चाहिए। जो लोग निवेशक नहीं होते, उन्हें यह समझ में नहीं होती कि कोई चीज़ बेचना कितना कठिन होता है। मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैंने किसी भी चीज़ का स्वागत किया होता, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत कितनी कम थी। उन्होंने अगर मुझे 10 सूअरों का भी ऑफर दिया होता तो भी मैं खुश हो गया होता। ऑफर की कीमत से नहीं, बल्कि इस बात से कि कोई तो प्रॉपर्टी में रुचि रखता है। इसके जवाब में मैं बदले में पूरे के पूरे सूअर फार्म को हासिल करने की कोशिश करता। तो यह खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल बड़ा मज़ेदार होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, यह मज़ेदार है और ये केवल एक खेल है। ऑफर देते रहें, कोई तो कभी ही कहेगा। और मैं हमेशा अपने ऑफर में बचाव के वाक्य डाल देता हूँ। रियल स्टेट में मैं हमेशा अपने ऑफर में यह लिखता हूँ कि बिजनेस पार्टनर के अनुमोदन के बाद यह समझौता अंतिम माना जाएगा। मैं कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनेस पार्टनर कौन है। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि मेरी बिजनेस पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वे ऑफर को मान लेती है और मैं सौदा नहीं करना चाहता तो मैं घर पर फ़ोन लगाता हूँ और अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूँ। मैं यह अजीब व गरीब वक्तव्य इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये जान सकें कि यह खेल कितना आसान है। ज़्यादातर लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफ़ी गंभीरता से ले लेते हैं। एक अच्छा सौदा खोजना या सही बिजनेस ढूंढना, सही लोग या सही निवेशक ढूंढना दरअसल डेटिंग की तरह है। आपको बाजार में जाना होता है और बहुत से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ऑफर देने होते हैं। कई ऑफरों का जवाब देना होता है, चर्चा करनी होती है, अस्वीकार या स्वीकार करना होता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फ़ोन की घंटी बजने का इंतज़ार करते रहते हैं। परंतु जब तक आप सिंडी क्रॉकफोर्ड या टॉम क्रूज नहीं हो, मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप बाज़ार में जाएं, चाहे सुपरमार्केट में ही चले जाएं, खोजें, ऑफर दें, अस्वीकार करें, सौदेबाजी करें और स्वीकार करें। ये ज़िंदगी में हर चीज़ के बारे में दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है। महीने में एक बार किसी निश्चित स्थान से 10 मिनट का जॉगिंग करते हुए, टहलते हुए, गाड़ी चलाते हुए निकलें। मैंने अपने बेहतरीन रियल एस्टेट के निवेश तो जॉगिंग करते समय ही खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी निश्चित दायरे में जॉगिंग करता था। मैं परिवर्तन को देखता रहता था। किसी भी सौदे में फ़ायदे के लिए 2 तत्वों का होना ज़रूरी है, एक तो सौदा और दूसरा परिवर्तन। हालांकि सौदे तो बहुत से होते हैं, परंतु परिवर्तन को भांप लेने से सौदा एक फ़ायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूँ तो मैं जॉगिंग करने के लिए ऐसी जगह चुनता हूँ जहाँ मैं निवेश करना चाहता हूँ। बार बार उसी जगह के चक्कर लगाने से मैं वहाँ हो रहे छोटे छोटे परिवर्तनों को देख सकता हूँ। मैं इसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड को भांप लेता हूँ जो काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका यह मतलब है कि बेचने वाला सौदा करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होगा।
मैं जाते हुए ट्रकों को भी देखता रहता हूँ और आते हुए ट्रकों पर भी निगाह बना रखता हूँ। मैं को ड्राइवरों से बात करता रहता हूँ। मैं पोस्टमार्टम से भी बात करता हूँ। उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकारी होती है। मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूँ, खासकर ऐसा इलाका जहाँ मैं किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं। मैं वहाँ साल में कई बार यह देखने के लिए चक्कर लगाता हूँ कि सुधार के लक्षण कहाँ नज़र आ रहे हैं। मैं रिटेलर से बात करता हूँ, खासकर नए दुकानदारों से, और उनसे ये पूछता हूँ कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए महीने में कुछ 1 मिनट का समय देना होता है, और मैं इसे तब करता हूँ जब मैं कसरत कर रहा हूँ या किसी तरह का कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, जैसे स्टोर जाने का या आने का समय। स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की पुस्तक बीटिंग द स्ट्रीट इसलिए बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फॉर्मूला दिया गया है जिनकी कीमत बढ़ने वाली है। मैंने यह पाया कि कीमत बढ़ने के सिद्धांत हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, या जीवन साथी हो, या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट का बार्गेनिंग हो। प्रक्रिया लगभग वही है। आपको ये जानने की जरूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं। इसके बाद आपको उससे तलाशना होता है। ग्राहक हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सुपरमार्केट में सेल लगती है, जैसे टॉयलेट पेपर की, तो ग्राहक दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, जिसे सामान्यतः क्रैश या उतार या सुधार कहा जाता है, तो ग्राहक इससे दूर भागने जाते हैं। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है, तो ग्राहक कहीं और जाकर खरीदारी करते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है, तो ग्राहक खरीदना शुरू कर देते हैं। सभी जगहों पर खोजें। मेरे पड़ोसी ने कॉन्डोमिनियम रियल एस्टेट $1 लाख में खरीदा। मैंने उसके बगल में वैसा ही कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि फायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर को चुना जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बैंक के फोरक्लोजर डिपार्टमेंट से की मदद ली। मैंने कक्षा में $500 की फीस देकर यह सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के निवेश के लिए कक्षा की $500 की फीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास न तो इतने पैसे हैं, न ही समय, इसलिए वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूँ जो खरीदना चाहते हैं, और फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूँ जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक प्लॉट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था, परंतु समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू किया, और मुझे अपने दोस्त की जरूरत से बड़ा जमीन का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक विकल्प के तौर के साथ जोड़ दिया। अपने दोस्त को फ़ोन किया और उससे इसका ऑफर दिया। उसे ज़मीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी ज़रूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और ज़रूरत खरीद ली। ज़मीन का बाकी बचा हुआ टुकड़ा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज़्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसलिए वह सामान की ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आप पहले तो बड़े विचारों को सोचना शुरू करें। दुकानदार ज़्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं, और वे ऐसा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर व्यवसायी ज़्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप कम खर्च भी करते हैं हो, तो आपको हमेशा बड़े विचारों को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे, तो मैंने बहुत दोस्तों को फ़ोन करके पूछा कि क्या वे उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। हम सब मिलकर कई डॉलरों के पास गए और एक बढ़िया सौदा कर लिया, क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। मैंने यही शेयरों के साथ भी किया। छोटे लोग हमेशा छोटी ही रहेंगे, उनकी सोच छोटी है। अकेले काम करें या फिर काम ही ना करें, इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी।
कर्नल सैंडर्स अब तक अमीर नहीं हुए थे। अब तक 8 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ नहीं गंवा दिया था। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अक्सर पहचानने के लिए कुछ ही चीजें हैं। करता आया हूं, अब भी कर रहा हूं। इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द है किया और करो। जैसा इस पुस्तक में मैं कई बार दोहरा चुका हूं, संपत्ति के पुरस्कार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा। तो काम पर जुट जाए अभी से ही। उपसंहार, केवल $7,000 में कॉलेज की शिक्षा। अब जब तक यह पुस्तक खत्म हो रही है और छपने जा रही है, मैं आपके साथ एक अंतिम विचार बांटने जा रहा हूं। इस पुस्तक को लिखने का समय खास कारण लोगों को यह सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से जिंदगी को सामान्य समस्याओं को सुलझाने जा सकता है। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मूले के सहारे जिंदगी काट देते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो और ज्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज्यादा जानकारी की जरूरत है। मैं नीचे दी हुई कहानी को एक ऐसी आर्थिक समस्या के अंतिम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे कई युवा परिवार आज जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के बजाय वित्तीय बुद्धि का प्रयोग किया किस तरह किया जाता है, यह इसी का उदाहरण है। मेरा एक दोस्त एक दिन अपना दुखड़ा रो रहा था कि 4 बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए पैसों की बचत करना कितना कठिन था। वह हर महीने एक म्यूचुअल फंड से $300 जमा कर रहा था। अब तक उसने लगभग 12,000 डॉलर जमा किए थे। उसे अपने बच्चों 12 साल के थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था। यह 1991 की बात है। उस समय फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार दुर्दशा में था। लोग वहां अपना घर घर बेचने में लगे थे। मैंने अपनी सहपाठी को सुझाया कि उसके पास म्यूचुअल फंड में जो पैसा है उससे कुछ हिस्से से वह एक घर खरीद ले। यह विचार उसे कुछ कुछ जम गया और हम संभावना पर विचार करने लगे। उसकी मुख्य ये चिंता यह थी कि एक और घर खरीदने के लिए उसे बैंक से क्रेडिट नहीं था, उसके पास इतना नकद नहीं था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि प्रॉपर्टी की फाइनेंस करवाने के लिए बैंक के पास इसके अलावा और दूसरे रास्ते भी होते हैं। हमने 2 हफ्तों तक मकान खोजा, एक ऐसा मकान जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर हो चुका था। चुनने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे, इसलिए हमें शॉपिंग में मजा भी बहुत आ रहा था। आखिरकार हमने एक अच्छे मोहल्ले में 3 बेडरूम और 2 बाथ वाला घर पसंद किया। मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था, क्योंकि वह उस परिवार को कॉलोनी करने जा रहा था। वहां उसकी नौकरी उसका इंतजार कर रही थी। वह $1,02,000 चाहता था, परंतु हमने उसे $79,000 का ऑफर दिया। उसे तत्काल इसे मंजूर कर लिया। उस घर पर एक नॉन क्वालिफाइंग लोन था, जिसका मतलब यह था कि कोई बिना नौकरी वाला व्यक्ति भी उसे बैंकर के अनुबंधन के बिना खरीद सकता था। मकान मालिक पर $72,000 कर्ज था, इसलिए मेरे दोस्त को केवल बचे हुए $7,000 जमा करना था, जो कर्ज की रकम और खरीदने की राशि का अंतर था। जैसे ही मालिक के घर खाली किया, मेरे दोस्त ने मकान किराए पर उठा दिया। सारा खर्च निकालने में बाद, जिसमें कर्ज की किस्त भी शामिल थी, उसकी जेब से हर महीने $125 आने लगे। उसकी योजना थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर महीने मिलने वाले अतिरिक्त $125 का उपयोग करके जल्द से जल्द कर्ज उतार दे। हमने अनुमान लगाया कि 12 सालों में कर्ज का एक बड़ा भाग चुक जाएगा। उसका पहला बच्चा कॉलेज में जाएगा, तो उसके पास $800 की आमदनी होती, और अगर उस मकान की कीमत बढ़ जाती तो घर को बेच भी सकता था। 1994 में फिनिक्स में रियल एस्टेट मार्केट अचानक बदल गया। उस घर के लिए अपने किराएदार ने
$1,56,000 का ऑफर दिया। तो उस घर में रहता था, उससे प्रेम करने लगा था। एक बार फिर उसने पूछा कि इस बारे में क्या सोचता हूँ। मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि वह इसे 1031 टैक्स मीन एक्सचेंज के आधार पर भेज दे। अचानक ही उसके पास $80,000 अतिरिक्त आ गए। मैंने ऑस्टिन, टेक्सास में अपने दोस्त और फ़ोन किया। इसने इस अतिरिक्त धन को एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया। 3 महीने के भीतर उसे हर महीने $1,000 के चेक मिलने लगे, जिसे वह कॉलेज म्यूचुअल फंड में जमा कराना चाहता था। अब बहुत से तेजी बढ़ रहा था। मिनी वेयर हाउस बिक गया। उसे बिक्री के हिस्से के बारे में 3,30,000 डॉलर का चेक मिला, जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिया। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको कुछ समझ मिली होगी कि किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे। आज हमें बचे रहने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, या विचार के पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। वित्तीय रूप से नासमझ लोगों का विचार होता है। इसका यह मतलब नहीं कि वे समझदार नहीं हैं। इसका केवल इतना है कि उन्होंने पैसा बनाने की कला कभी नहीं सीखी। पैसा केवल एक विचार है। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो केवल अपने विचारों को बदल लो। हर आत्मनिर्मित व्यक्ति ने छोटे पैमाने पर एक विचार की शुरुआत की और बाद में इसे बड़ा कर लिया, या बड़े निवेश के रूप में भी लागू किया। शुरू करने के बाद केवल कुछ डॉलर ही काफ़ी हैं, और बाद में इनमें से बड़ी रकम बनाई जा सकती है। मैं ऐसे लोगों से भी मित्रता जताता हूँ। पैसे के बारे में शिक्षा और बुद्धि महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरुआत करें, कोई पुस्तक खरीदें, या सेमिनार में जाएं, अभ्यास करें, छोटी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से भी कम समय में $5,000 को $10 लाख की संपत्ति में बदला, जिससे हर महीने $5,000 का कैश फ्लो आता है। परंतु मैंने ये बचपन से ही सीखा है। मैं आपको भी सिखाने के लिए इसे प्रोत्साहित कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं। दरअसल एक बार आपको इसकी लत पड़ जाए तो बहुत मजा आ जाए। मैं समझता हूँ कि मैंने अपना संदेश बहुत स्पष्टता से दिया। आपके हाथ में क्या है, इसका निर्णय इस निर्णय से होगा कि आपके दिमाग में क्या है। वैसे केवल एक विचार है। एक बहुत बढ़िया पुस्तक है, थिंक एंड ग्रो रिच। इसका शीर्षक यह नहीं कि कड़ी मेहनत कीजिए, अमीर बनिए। यह सीखें किस तरह आप पैसे के अपने लिए कठोर मेहनत करवा सकते हैं। आपको अपनी जिंदगी किस तरह आसान बन सकती है। आप सुरक्षात्मक खेल खेलने के बजाय स्मार्ट बने और बुद्धि का प्रयोजन करें। धन्यवाद।